चलिए स्टार्ट किया जाए। तो बच्चे लोग, कल के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज। और आइसोलेटेड चार्ज की वजह से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया कि उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मल्टीपल मतलब दो या दो से ज्यादा चार्ज अगर हमको मिल जाता है तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे जिसका वैल्यू है प्लस Q1, और एक चार्ज है यहाँ पे जिसका वैल्यू है प्लस Q2। ठीक है, इन दोनों चार्ज से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है P। हमको बोला गया इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए का मतलब क्या है बच्चों? मतलब है कि इस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर फोर्स बताइए, है ना। अगर हमको बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, मतलब कि इस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमको क्या बताना है? फोर्स बताना है। ठीक है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा कौन कौन? तो प्लस Q1 लगाएगा और प्लस Q2 लगाएगा, हाँ या ना। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि इन दोनों चार्ज के सेंटर को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये जो फोर्स है, फोर्स हमेशा लाइन जॉइनिंग द सेंटर पे ही काम करता है। ठीक है, मान लेते हैं प्लस Q1 से ये दूरी R1 है और प्लस Q2 से ये दूरी कितनी है? R2 है। अब देखिए, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा प्लस Q1, और कौन फोर्स लगाएगा? प्लस Q2। तो प्लस ये भी प्लस ये भी, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो फोर्स लगेगा, और यही फोर्स यहाँ पे क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड E1। इसी तरह से ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन होगा तो ये रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो यहाँ पे फोर्स हम लोग लिख देंगे कितना? E2। ठीक है, E1 और E2 एक ही पॉइंट पे काम कर रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम बनाएंगे क्या? पैरेललोग्राम। क्या बनाएंगे? पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल हम लोगों को क्या दे देगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने बोल दिया कितना है? E है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप देखिए, क्या ये देख करके ये टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरह लग रहा है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यही काम कर रहे थे, डायग्राम बना रहे थे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। तो पहले हम लोग E1 और E2 का यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/4πε0। E1 के लिए चार्ज कितना है? Q1, और डिस्टेंस कितना है? R1, तो बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से E2 का वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। आ जाएगा ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? E1 और E2 के बीच का एंगल निकालेंगे। मान लेते हैं कि E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग को एंगल निकालना है। अब देखिए, जब भी एक पॉइंट पे दो वेक्टर काम करता है तो हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, और रिजल्टेंट के लिए मैंने आप लोग को फॉर्मूला क्या बताया है? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा। रिजल्टेंट का इकलौता फॉर्मूला है, इसके अलावा आपको कभी भी रिजल्टेंट का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं मिले। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टाइप बनेगा ना, हाँ या ना। पहले क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, E1 E2 का वैल्यू निकालेंगे, E1 इक्वल टू E2 आ जाएगा, थीटा यहाँ पे निकालेंगे, ये फॉर्मूला में पुट करेंगे और आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो जब भी, अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। और जब भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो जब बहुत सारा होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर का ऑपरेशन करेंगे, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस बोलिए या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलिए, दोनों क्या है यहाँ पे? सेम। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको।
क्वेश्चन बनाएंगे। हो गया, ठीक है। तो जब भी मल्टीपल चार्ज रहेगा इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसा स्टेप बताए है ना। लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए टू चार्जेस each of plus q, two charges each of plus q are kept at two corners, are kept at two corners of an equilateral triangle, are kept at two corners of an equilateral triangle of side a small a, of side a small a, side a small a, full stop. Find electric field, find electric field at third corner, find electric field at third कॉर्नर। बनाइए, देखिए क्या बोला क्वेश्चन। हाँ हाँ, क्वेश्चन ने बोला कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना है, ए है। बोला कि इसके दो कॉर्नर पे दो चार्ज रखे हैं और दोनों चार्ज का वैल्यू कितना है, प्लस क्यू है। बोलता है थर्ड कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए का मतलब मैंने क्या बताया आप लोगों को कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स बताइए। तो थर्ड कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब थर्ड कॉर्नर पे क्या लाके रखना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखना पड़ेगा। अब देखिए इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कौन कौन, तो ये प्लस क्यू लगाएगा और ये प्लस क्यू लगाएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा और रिपेल करेगा तो एक फोर्स लगेगा इधर जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये पॉजिटिव ये भी रिपेल करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोल देंगे। ये हो गया E1 और ये हो गया E2, ठीक है। एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहा है और जब भी एक पॉइंट पे दो वेक्टर काम करता है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये रिजल्टेंट हमको देगा ये पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है। इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल देंगे कितना है, ई है। ये हमारा काम हो गया, डायग्राम बन गया, ऐसा ही डायग्राम था ना। अब इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको वैल्यू निकालना है E1 और E2 का। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो E1 का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0। E1 के लिए चार्ज कितना है, Q है, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ का, A, तो Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। इसी तरह से E2 का वैल्यू क्या होगा, E2 के लिए चार्ज कितना है, Q, और डिस्टेंस कितना है, A, तो कितना मिलेगा, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। क्या बाबू E1 और E2 इक्वल आ गया है, आ गया है। क्या अब आप E1 और E2 के बीच का एंगल बता सकते हैं, 60 डिग्री। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 होगा, तो वर्टिकली ऑपोजिट वाला भी क्या होगा, 60 होगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा, यही है ना। तो आपको पता है E2 और E1 बराबर है, तो E2 के जगह भी E1 लिख दे क्या, तो E2 के जगह भी E1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 के जगह भी E1 तो E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 इंटू कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो दिक्कत यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर कितना होगा, 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 क्या लिखेंगे, E1 स्क्वायर, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 2E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर यही आ जाएगा ना, 2E1 स्क्वायर प्लस
E1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 E1 स्क्वायर। ये E1 स्क्वायर में और ये स्क्वायर रूट है, तो 3 के ऊपर तो स्क्वायर रूट रह जाएगा, E1 यहाँ तो निकल जाएगा बाहर। और E1 का वैल्यू आपने कितना निकाला है बच्चों, निकाले कि नहीं? E इज इक्वल टू √3 इंटू E1 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया बात? कॉपी कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बहुत बनाए हैं, फिर भी आप लोग भूल जा रहे हैं कैसे? अगला सवाल लिखेंगे, लिखिए। टू चार्जेस ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, two charges of plus q and minus q are kept at two corners of equilateral triangle. Are kept at two corners of right angled isosceles triangle. Two corners of right angled isosceles triangle. Right angled isosceles triangle of side A. Full stop. Find electric field at right angle. Find electric field at right angle. Find electric field at right angle. बन जाएगा ना? लिखेंगे थ्री चार्जेस, क्वेश्चन है ना, देखिए थ्री चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू, थ्री चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू are kept at three corners of an equilateral triangle, three corners of an equilateral triangle of side A, three corners of an equilateral triangle of side A. Full stop. Find electric field at the centroid of the triangle. Find electric field at the centroid of the triangle. बनाइए। चलिए देखेंगे जरूर ना। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना है बाबू? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है ए। बोलता है कि इसके तीन कॉर्नर पे तीन चार्ज रखे हैं और तीनों चार्ज का वैल्यू कितना है, प्लस क्यू है, हाँ या ना? फिर बोलता है कि इसके सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं बाबू? तो इसका तीनों एंगल बाइसेक्टर,
तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके कट कर जाएगा यही पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड कहलाएगा। हाँ या ना? तो आपको बोला गया है कि इस सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। क्या बताइए? सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे आप क्या ला करके रखते हैं बाबू? क्या ला के रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला के रखते हैं, हाँ या ना? तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला करके रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस वर्टेक्स से सेंटर की दूरी, यहां से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, तीनों दूरी सेम होगी। तो तीनों दूरी को मान लीजिए कितना है? एक्स है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? तो रिपेल करेगा तो इधर एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? E1। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपेल करेगा तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं E2। क्या बोल देते हैं? E2। इसी तरह से ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल देते हैं? E3 बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इधर देखिए इधर। इसके बाद हम करेंगे क्या ना कि पहले E1 E2 E3 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। तो E1 के लिए चार्ज कितना है? Q, और डिस्टेंस कितना है? X। तो E1 का वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह से E2 के लिए चार्ज कितना है? Q ही है ना? चार्ज कितना है? Q। और यहां से यहां की दूरी कितनी है? X। तो E2 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q डिवाइडेड बाई X है तो एक्स स्क्वायर। इसी तरह से E3 के लिए भी चार्ज कितना है? Q, और डिस्टेंस कितना है? X। तो कितना आ जाएगा? E3 का वैल्यू कितना आएगा बताइए? E3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ पे आपको E1 E2 E3 सब बराबर मिल गया? मिल गया। लेकिन बाबू एक बात है कि आप जब भी आप पढ़ते हैं ना तो आप दो ही का रिजल्टेंट एक बार में निकाल सकते हैं, हाँ या ना? तीन का रिजल्टेंट एक बार में हम लोग नहीं निकालते हैं। तो मान लेते हैं पहले हम E2 और E3 का रिजल्टेंट निकालेंगे। किसका रिजल्टेंट निकालेंगे? E2 और E3 का। देखते हैं एक बार निकाल के। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल आपको क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। तो ये डायगोनल इधर ही जाएगा ना बाबू, ऊपर के डायरेक्शन में, हाँ या ना? तो ये E2 और E3, E2 और E3 का जो रिजल्टेंट है इसको हमने E डैश बोल दिया। क्या बोल दिया? E डैश। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? E2 और E3 का रिजल्टेंट निकाले, क्योंकि हम एक बार में दो ही का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर E1 और E डैश का रिजल्टेंट निकालेंगे। देख लेंगे हमारा आंसर कितना आता है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे E2 और E3 का वैल्यू निकाल लिए हैं। क्या आप E2 और E3 के बीच का एंगल बता सकते हैं? और ये 360 डिग्री को तीन बराबर भाग में बांटे हैं तो कितना होगा? ये 120 डिग्री होगा ना? तो हम मान लेते हैं ई डैश जो है इट इज ई डैश, ये क्या है? इट इज द रिजल्टेंट, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ किसका किसका रिजल्टेंट है? E2 एंड E3 का। ठीक है, तो अगर आप बोले कि ई डैश E2 और E3 का रिजल्टेंट है तो ई डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? E2 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस 2E2 इंटू E3 इंटू कॉस थीटा। और बाबू यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 120। तो क्या आप E2 और E3 का रिजल्टेंट बता सकते हैं? अब मतलब ई डैश का वैल्यू बता सकते हैं? ई डैश इक्वल टू, देखिए E2 और E3 इक्वल है ना, तो जहां पे E3 है वहां पे भी E2 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? E2 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E2 इंटू E2 इंटू कॉस कितना? 120 डिग्री। ठीक है, E2 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2E2 स्क्वायर प्लस
टू ई टू इंटू ई टू क्या आ जाएगा, ई टू स्क्वायर। कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, -1/2। ये टू और ये टू कट गया, आपको मिल गया टू ई टू स्क्वायर माइनस ई टू स्क्वायर। टू ई टू स्क्वायर माइनस ई टू स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये ई टू स्क्वायर आ जाएगा। और ई टू स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ई टू मिलेगा, मिलेगा ना। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बच्चे लोग ई डैश का जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ई टू के बराबर है। अब देखिए ई टू और ई वन भी बराबर है, ये ई डैश जो मिला है ये किसके बराबर है, ई टू के बराबर है। अब हम ई डैश और ई वन का रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ ई डैश एंड ई वन, मान लेते हैं ई जो है ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ ई डैश एंड ई वन, ठीक है। देखिए ई डैश ई टू के बराबर है और ई टू किसके बराबर है, ई वन के बराबर है। तो अगर हम आपको बोले कि ई जो है ये ई डैश और ई वन का रिजल्टेंट है, तो ई को हम लोग क्या लिख सकेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ई वन का स्क्वायर प्लस ई डैश का स्क्वायर प्लस टू इंटू ई वन इंटू ई डैश इंटू कॉस थीटा। क्या आप बता सकते हैं ई वन और ई डैश के बीच में कितना एंगल बनेगा, कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 180। और ई डैश जो है ये ई टू के बराबर है और ई टू जो है ये किसके बराबर है, ई वन के। तो हम जहां जहां ई डैश है वहां वहां ई वन लगा सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई वन का स्क्वायर प्लस ई डैश के जगह भी क्या लगाएंगे, ई वन। तो ई वन का स्क्वायर प्लस टू ई वन इंटू कॉस कितना 180 डिग्री। बताइए ई वन स्क्वायर प्लस ई वन स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये टू ई वन स्क्वायर प्लस टू ई वन इंटू ई वन कितना आ जाएगा, टू ई वन स्क्वायर। और कॉस 180 का वैल्यू क्या लिखेंगे, -1। ये माइनस और ये प्लस कितना आ जाएगा, ये टू ई वन स्क्वायर माइनस टू ई वन स्क्वायर। टू ई वन स्क्वायर माइनस टू ई वन स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो। मतलब आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आया बात, क्लियर है, कॉपी कीजिए तब। लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। टू चार्जेस of of -1 microcoulomb and +4 microcoulomb. Two charges of -1 microcoulomb and +4 microcoulomb are kept at a distance of 30 centimeter. Are kept at a distance of 30 centimeter. 30. Two charges of -1 microcoulomb and +4 microcoulomb are kept at a distance of 30 centimeter, 30 centimeter in air, full stop. Find the point on line joining the two charges, where net electric field is zero. On line joining the two charges where net electric field is zero. बताइए, बन जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए। बोलता है दो चार्ज है हमारे पास, एक है -1 माइक्रोकुलम का और दूसरा है +4 माइक्रोकुलम का। बोलता है इन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है ये दूरी है 30 सेंटीमीटर। बोलता है इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है
इस लाइन पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। तो इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, याद रखिए यहाँ पे 3 रीजन है। क्या है? 3 रीजन है, ठीक है। अब 3 रीजन में से किसी एक रीजन में जीरो हो सकता है। ये यहाँ पे 1 मान लिए इस रीजन को, यहां से यहाँ के रीजन को 2 मान लिए, और इस चार्ज के इधर वाले रीजन को 3 मान लिए। पहले तो हमको ये पता करना होगा कि इस 3 रीजन में कहाँ पे जीरो होने के चांसेस हैं। तो पहले आ जाते हैं यहाँ पे 2 पे। क्यों? क्योंकि हम लोग का दिमाग सबसे पहले यही चलता है कि बीचवे में जीरो होगा, है ना। तो आते हैं, देखते हैं कहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? जीरो फोर्स लगना चाहिए, यही है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए? टोटल जीरो। इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कौन कौन? एक ये -1 माइक्रोकुलम और ये +4 माइक्रोकुलम। ये माइनस और ये प्लस है, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लिए। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लिए। अच्छा बताइए बच्चों, क्या इन दोनों के वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन है वो सेम है? और अगर फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो क्या कभी भी ये दोनों फोर्स जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेगा? बोलिए। अरे सेम डायरेक्शन में दो फोर्स लगाएंगे, कभी भी जीरो होगा रिजल्टेंट? नहीं होगा रिजल्टेंट। तो इसका मतलब ये है यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है, इस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिल रहा है, हम लोग कुछ और सोचते हैं, तो दूसरा रीजन पकड़ लेते हैं। ठीक है, आइए एक बार चेक करते हैं इस रीजन में, है ना। यहां तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और देखते हैं यहाँ पे जीरो आने के चांसेस है या नहीं है। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा बाबू? अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो इसको इधर से इधर बुलाएगा। ये फोर्स को हमने बोल दिया क्या? E1। इसी तरह से इसके ऊपर ये जो फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा बच्चों? रिपल्शन होगा, रिपेल करेगा, तो इधर एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम बोल देंगे क्या? E2। अच्छा एक बात बताइए, क्या E1 और E2 जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? और अगर E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक बात तो है कि यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो आने के चांसेस हैं, ठीक है। E1 और E2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट जीरो आने के चांसेस हैं। अब बताइए कब रिजल्टेंट जीरो आने के चांसेस हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जीरो आ सकता है ना। कब? जब इक्वल फोर्स लगेगा। अरे ऑपोजिट डायरेक्शन तो आप खुद ही बोल दे रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो जीरो आने के चांसेस है। कब? जब ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए, हाँ या ना। यही चीज है ना। तो अगर E1 और E2 सेम हो गया तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ चांस है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? x। तो यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा? इस वाले से 30 + x, यहाँ से यहाँ 30 और ये +x, कितना आ जाएगा? 30 + x। बताइए Q1 का वैल्यू कितना है? 1 माइक्रोकुलम। 1 माइक्रोकुलम का मतलब 1 × 10⁻⁻6 कुलम। Q2 का वैल्यू कितना है? 4 माइक्रोकुलम, मतलब 4 × 10⁻⁻6 कुलम। होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब यहाँ पे हमको बोला गया है E नेट जीरो होगा इफ, कब? जब E1 और E2 दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। E1 का वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे? 1/4πε0। E1 के लिए चार्ज कितना है? 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय E1 के लिए दूरी कितनी है? x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू
E2 का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E2 में चार्ज का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 और यहां से यहां की दूरी कितनी है 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कट गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। ये 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर ले आइए तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4। ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आ जाएगा 30 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो 30 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू कितना 2। एक्स को उधर कर देंगे तो 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 2x। इस x को भी उधर कर दीजिए तो क्या मिलेगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। किधर -1 माइक्रोकूलम चार्ज के राइट में किधर -1 के राइट में ऑन द राइट ऑफ -1 माइक्रोकूलम चार्ज। क्लियर है समझ में आया बोलिए कॉपी कीजिए। एक चीज देखिए है ना एक चीज देख लीजिए यहाँ पे भी एक रीजन है ना यहाँ पे भी तो सर आ सकता है ये पॉजिटिव रिपल्शन होगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या होगा अट्रैक्शन होगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं कि इवन है और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं कि E2 है। तो सर यहाँ भी तो चांस है आप इधर क्यों नहीं लिए आप इधर वाले को ही क्यों मान के चले सिर्फ ऐसा हो सकता है ना। देखेंगे इधर सुनेंगे प्लीज। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है इस यहाँ पे E1 के लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 4 और E2 के लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 1। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 का ज्यादा होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड चार्ज का ज्यादा है और यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है कम है। दूसरा E1 का वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और E2 का वैल्यू हमेशा कम रहेगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो याद रखेंगे जब आप इधर मूव कर रहे होंगे ना बाबू तो कभी भी ऐसा केस नहीं आएगा कि E1 और E2 दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए। हमेशा जो है ना इस साइड पे E1 क्या होगा बड़ा होगा किससे E2 से और जब भी E1 बड़ा होगा E2 से ये क्या करेगा अपने साइड लेके जाएगा। तो इधर जीरो रिजल्टेंट आपको नहीं मिलेगा। क्यों E1 बड़ा क्यों है क्योंकि E1 के लिए जो चार्ज है वो भी बड़ा है और E1 के लिए जो डिस्टेंस है वो छोटा है इस -1 वाले के डिस्टेंस के कंपैरिजन। ठीक है चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है ना और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस मैंने आप लोग को बताया और उसमें बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन भी बनाए। ठीक है कल का लास्ट क्वेश्चन जो हम आपको दिए थे तो लास्ट क्वेश्चन में था दो चार्ज आपको दिया गया था। एक चार्ज था -1 माइक्रोकूलम का और एक चार्ज था +4 माइक्रोकूलम का और आपको बोला गया था कि बताइए इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इस लाइन पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा हाँ या ना। ये सवाल कल पूछे थे ना अब सुनेंगे बात इधर सुनेंगे। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन को तुरंत बनाने का कुछ उपाय बताएंगे और आप लोग इस उपाय को ध्यान से समझेंगे है ना। अभी तक हम लोगों ने 3 रिमार्क पढ़ा है अब हम लोग रिमार्क नंबर 4 में आते हैं। ठीक है देखेंगे इधर अगर मान लीजिए कि आपको दो चार्ज दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि इन दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करता है इस लाइन पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 होगा। ठीक है और मान लीजिए कि दोनों चार्ज
पॉजिटिव है, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो याद रखिए कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको देखना है सबसे पहले कि स्मॉलर चार्ज कौन है, ठीक है। दोनों में से कोई एक चार्ज का वैल्यू छोटा होगा ना, अगर अलग अलग है तो। मान लीजिए कि Q1 का वैल्यू छोटा है और Q2 का वैल्यू क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप Q1 के नजदीक आएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो है वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के नजदीक होगा। कहां पे होगा, हमेशा छोटे वाले चार्ज के नजदीक होगा। अब ये इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। तो सुनेंगे, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हमेशा इन दोनों के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। और कहा किसके नजदीक होगा, Q1 के नजदीक होगा। क्या बोला मैंने, अगर आपको दो चार्ज दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन पे बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगा। क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है छोटा चार्ज कौन है, ठीक है। और छोटा चार्ज देखने के बाद अब देखना है कि दोनों अगर पॉजिटिव है तो याद रखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन दोनों के बीच में ही कहीं पे होगा। और किसके नजदीक होगा, छोटे वाले चार्ज के नजदीक होगा। ये बात समझ में आया। दूसरा, अगर दोनों सर नेगेटिव हो जाए तब, अगर दोनों चार्ज क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और अब आपसे पूछा जाए कि बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगा। तो फिर से वही काम करेंगे, पहले चेक करेंगे कि इन दोनों में छोटा कौन है, ठीक है। मान लीजिए कि Q1 जो है ये छोटा है और Q2 जो है ये बड़ा है। तो छोटे वाले चार्ज के नजदीक आएंगे। अब छोटे वाले चार्ज के इधर होगा या फिर छोटे वाले चार्ज के इधर होगा, यही ना होगा, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर से इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। और किसके नजदीक मिलेगा, छोटे वाले चार्ज के नजदीक मिलेगा। याद रहेगा। अगर ऐसा हो जाए कि एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हो जाए, एक चार्ज -Q1 है, एक चार्ज +Q2 है, ठीक है। इस बार आपको बोला जा रहा है कि बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगा। तो फिर से आप चेक करेंगे कि दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड कम है ना। Q1 का मैग्नीट्यूड कम है या Q2 का कम है। मान लेते हैं कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है ये Q2 से क्या है, कम है, ठीक है। तो अब इस छोटे वाले चार्ज के नजदीक में मिलेगा, या तो इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ये इस चार्ज के बाहर में मिलेगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इधर कहीं पे आ जाएगा। तो याद रखना है, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बीच में कहीं पे मिलेगा और छोटे वाले चार्ज के नजदीक मिलेगा। और अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो छोटे वाले चार्ज के नजदीक मिलेगा और इन दोनों के बीच में नहीं, बाहर में मिलेगा। याद रहेगा, हाँ या ना, ठीक है। कॉपी कीजिए उसको। लिख लिए बाबू, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट, रिमार्क 5।
रिमार्क 5। देखिए, मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, इस चार्ज से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है पी और ये कुछ दूरी है आर। ठीक है, मैंने आपको बोला कि बताइए पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हमको फोर्स बताना है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा बच्चों? रिपल्शन होगा। जब ये रिपेल करेगा तो इधर ही फोर्स लगाएगा और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपसे पूछे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा तो आप क्या बताते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में और आर में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल से क्या समझते हैं? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हाँ या ना? अब समझिए बात को, जब हम इस सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो आर का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। मतलब अगर हम लोग सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम सोर्स चार्ज के नजदीक आएंगे तब क्या होगा? आर का वैल्यू डिक्रीज करेगा। आर घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब अगर हम लोग सोर्स चार्ज के नजदीक आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया क्या बोले? क्या अगर हम लोग सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा और अगर हम लोग सोर्स चार्ज के नजदीक आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़े। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? चलिए लिखेंगे रिमार्क 5। बनाइए, डायग्राम बनाइए, फॉर्मूला लिखिए पहले। हो गया बच्चे लोग? बोले, लिखेंगे उसके नीचे के लाइन में, एज वन मूव, एज वन मूव, एज वन मूव away from, away from source charge, as one move away from source charge, source charge, value of electric field, value of electric field, value of electric field decreases, value of electric field decreases, and and on moving, and on moving towards the source charge, and on moving towards the source charge, and on moving towards the source charge, value of electric field, value of electric field increases, and on moving towards the source charge, value of electric field increases, value of electric field increases. सुनेंगे इधर, है ना? नेक्स्ट, मेरे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। आइसोलेटेड का मतलब क्या बताए थे? सिंगल। मेरे पास एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि इस सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के वजह से जरा इस पॉइंट पे बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर इस पॉइंट पे सबसे पहले आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला के रख दीजिए और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव में
तो रिपल्शन होगा तो ये रिपेल करके इधर जाएगा, जाएगा ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम आपको बोले कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो आप बोलेंगे ना यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रख दीजिए, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर जाएगा कहीं पे। यहाँ पे अगर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप, इधर कहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो यहाँ पे इधर कहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इधर रिपेल करेगा, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो नीचे की तरफ रिपेल करेगा, करेगा ना। अगर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो इधर रिपेल करेगा, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इधर रिपेल करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो इधर होगा रिपल्शन, यहाँ पे रखेंगे तो इधर होगा रिपल्शन, यही होगा। इसको पता है क्या बोलते हैं, कौन सा डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। अब सुनेंगे, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये रेडियली आउटवर्ड होगा। क्या होगा, रेडियली। सर रेडियली आउटवर्ड का मतलब अलोंग द रेडियस और बाहर की तरफ, ठीक है। मतलब आप अगर यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए, या मान के चलते हैं ना एक सर्कल ही ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा ना, ये इसके सेंटर पे है तो ये सब क्या होगा, रेडियस पे लाई करेगा, तो ये अलोंग द रेडियस काम कर रहा है ना, ये इसी चीज को रेडियली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर अलोंग द रेडियस काम कर रहा तो ये क्या कहलाता है, रेडियली कहलाता है। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के वजह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, किधर काम करेगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये काम करेगा, याद रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया क्या बोले। इसी तरह से अगर आपको हम बोल दे कि हमारे पास एक आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, कौन सा है, आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हम लोगों ने ले लिया। मैंने आपको बोला यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोले यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा बच्चों, तो इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना। अगर यहाँ पे रख देते तो किधर अट्रैक्ट करता, इधर करता ना यार। अगर यहाँ पे रखते यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो इधर अट्रैक्ट होता, अगर यहाँ पे रखते यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो इधर अट्रैक्ट होता। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता तो ऐसे अट्रैक्ट होता, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता तो इधर अट्रैक्ट होता, यहाँ पे रहता तो इधर अट्रैक्ट होता, यहाँ पे रहता तो इधर अट्रैक्ट होता। तो अब बताइए आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, रेडियली इनवर्ट, समझ में आ रहा है। तो याद रखना है कि आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ये रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। और आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये रेडियली इनवर्ट होगा, क्या होगा, रेडियली इनवर्ट होगा, याद रहेगा, हाँ या ना। अब सुनेंगे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगा, सबसे आसान लैंग्वेज, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट चार्ज रहेगा तो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ट बोलेंगे। इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज जब हमको मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज में इंटर करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए लिखेंगे, पहले ये डायग्राम बनाएंगे आप लोग, है ना।
हो गया बच्चों? चलिए लिखेंगे। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, उसी में लिखना है डायग्राम के नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हाँ लिख लीजिए, लिखा जाएगा उतना बहुत, 3 लाइन में आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, isolated positive point charge is directed, is directed radially outward, is directed radially outward, is directed radially outward, whereas 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 electric field due to, whereas electric field due to isolated negative point charge, electric field due to isolated negative point charge, isolated negative point charge is directed, is directed radially inward, is directed radially inward, is directed radially inward। हो गया? आगे बढ़े। सुनेंगे अभी तक। मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, क्या है, जिसका वैल्यू क्यू है। पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना है? इस क्यू चार्ज से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? क्यू चार्ज से हम इधर आर डिस्टेंस गए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? बोलिए, हाँ जोर से बोलिए जो बोल रहे हैं। 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, यही ना भी बताए थे पहले, स्टार्टिंग ही तो यही किए लग रहा है, हाँ या ना? पांचवा वाला जो बताए कि क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब सुनेंगे, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस यहां गए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस इधर जाएंगे तब कितना होगा? सेम रहेगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर आर डिस्टेंस इधर गए तब कितना होगा? सेम रहेगा। आर डिस्टेंस इधर गए फिर, मतलब यहां से आर डिस्टेंस अब कहीं पे भी चले जाए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? इन सारे पॉइंट को अगर हम टच कर दे तो क्या बन जाएगा? सर्कल, स्फेयर। क्या बनेगा? स्फेयर बनेगा, बनेगा ना स्फेयर। ठीक है, अब सुनेंगे, हम बोलते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के वजह से, मतलब सिंगल पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्फेरिकल सिमेट्री को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? स्फेरिकल सिमेट्री को। सर स्फेरिकल सिमेट्री क्या होता है? स्फेरिकल सिमेट्री बोलने का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे हर जगह वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग, हमने एक स्फीयर बनाया, ठीक है, इसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। देखिए ये पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, इस पॉइंट को सी बोलते हैं, इसको डी बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं, इस पॉइंट को एफ बोलते हैं, इस पॉइंट को जी बोल देते हैं। बोल सकते हैं ना? सेंटर से ये सारी दूरी तो सेम होगी बाबू, क्योंकि ये सब क्या है? रेडियस है। समझ में आ रहा है बात, हाँ या ना? और इक्वल दूरी पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो हम बोलेंगे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे है
उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे भी है, डी पे भी है, ई पे भी है, ई एफ पे भी है, और उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जी पे भी है ना। इसी चीज को हम बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से, आइसोलेटेड मतलब सिंगल, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्फेरिकल सिमेट्री को फॉलो करता है। किसको? स्फेरिकल सिमेट्री को। स्फेरिकल सिमेट्री बोलने का मतलब क्या है कि इक्वल दूरी पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? लिखवा दें, लिखेंगे रिमार्क 7 लिखेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज follows 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 spherical symmetry, follows spherical symmetry, follows spherical symmetry, that is at equal distance, that is at equal distance, that is at equal distance from the source charge, at equal distance from the source charge, value of electric field will be equal, equal distance from the source charge, value of electric field will be equal, equal distance from the source charge, value of electric field will be equal। ठीक है, ये डायग्राम को बनाएंगे और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है समाप्त।